अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत दिन बाद आप सबकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो सबसे पहले तो इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ कि बहुत दिनों से लेक्चर का जो सिलसिला था वो बंद हो गया था, लेकिन अब इंशाअल्लाह ये सिलसिला दोबारा जारी हुआ है और रेगुलर तौर से जारी रहेगा। तो इस बीच में बहुत से लोगों ने बहुत से टॉपिक की रिक्वेस्ट भी भेजी कि इस पर लेक्चर चाहिए। उन सब के काम पेंडिंग में थे, लेकिन अब इंशाअल्लाह के बाद एक जल्द से जल्द सारी की सारी रिक्वेस्ट पूरी की जाएगी और अब यहाँ से वापस से रेगुलर लेक्चर शुरू हो जाएंगे। तो इतने दिन तक आप सब ने सब्र के साथ ग्रुप पे बने रहे और उस इंतज़ार किया, तो उसके लिए शुक्रिया। और अब इंशाअल्लाह ये सिलसिला वापस शुरू हो गया है। तो इसी सिलसिले की जो एक कड़ी है, जो एक रिक्वेस्ट थी कि रिप्रोडक्शन पे लेक्चर बनाया जाए। तो ये जो लेक्चर है वो महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से है, नीट के हिसाब से नहीं टारगेट किया मैंने इसको, एनसीईआरटी के बेस पे नहीं बनाया है, बल्कि महाराष्ट्र बोर्ड की जो बुक है उसके बेस पे बनाया है। तो जो हमारा चैप्टर है, जो पहला 12वीं का 12th का महाराष्ट्र बोर्ड का, वो है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। तो अब ये किसी भी चैप्टर को शुरू करते हैं हम, तो सबसे पहले ये देख लेना चाहिए कि टाइटल को समझ लेना चाहिए। तो इस टाइटल में जो चीज़ आपको आ रही है सामने, एक तो रिप्रोडक्शन है और दूसरा लोअर और हायर प्लांट के। तो ये चीज़ एक नई चीज़ है कि इसको पहले देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, लोअर और हायर प्लांट का मतलब क्या होता है। तो लोअर प्लांट से शुरू करते हैं। लोअर प्लांट वो होते हैं जिनमें वास्कुलर टिश्यूज़ नहीं होते हैं। वास्कुलर टिश्यूज़ क्या होते हैं? वास्कुलर टिश्यूज़ एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है जो वाटर और न्यूट्रिएंट को प्लांट्स में एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो इसको आप नाली जैसा समझ सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट के लिए नालियाँ बनी होती हैं एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए। कौन सा सामान? वाटर है और न्यूट्रिएंट है। तो प्लांट में एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जैसे वाटर की ज़रूरत होती है, तो एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचाया जाता है। तो ये नेटवर्क जो होता है, ये नालियों का जो नेटवर्क होता है, ये लोअर प्लांट्स में नहीं होता है। और हायर प्लांट्स में ये वास्कुलर टिश्यूज़ पाए जाते हैं, यानी ये नेटवर्क होता है। इसको आप और आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे आपको मालेगांव से धुलिया जाना है, तो बाय रोड आप जाते हो, तो ये जो रोड है यही वास्कुलर टिश्यूज़ हैं। यहाँ से आप पानी लेकर धुलिया चले गए उस रोड के ज़रिए। तो जो लोअर प्लांट्स हैं उनमें ये रोड नहीं होता है, और जो हायर प्लांट्स हैं उनमें ये रोड होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है लोअर और हायर प्लांट्स का। अब उसके बाद जो आता है एक और वर्ड है रिप्रोडक्शन, जिसके जो कि हमारा मेन टॉपिक है रिप्रोडक्शन। तो उसको देखते हैं कि रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें पेरेंट्स अपने जैसे नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस, आपको ध्यान रहना चाहिए कि जब भी लफ्ज़ बायोलॉजी जुड़ जाए या बायोलॉजिकल जुड़ जाए तो इसका ताल्लुक ज़िंदगी से होता है ना। तो रिप्रोडक्शन सिर्फ ज़िंदा चीज़ों की इलामत है या ज़िंदा चीज़ों में होती है। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ज़िंदगी की प्रोसेस है, जिसमें पेरेंट्स अपने जैसे नए ऑर्गेनिज़म प्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि इंसानों में आप देखते हैं कि इंसान दूसरे इंसानों को, बच्चों को पैदा करते हैं। एक घोड़ा दूसरे घोड़े को पैदा करते हैं। जानवर जितने भी हैं या परिंदे हैं अपने जैसे दूसरे परिंदे पैदा करते हैं। मछलियाँ हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, प्लांट्स हैं, अपने एक प्लांट से दूसरा प्लांट आता है। तो जितनी ये सब सारी जिंदा चीज़ों की निशानी है कि वो अपने जैसे दूसरे जानदार पैदा करते हैं। तो इसी चीज़ को, अपने जैसे दूसरे जानदार पैदा करने के अमल को रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये एक ध्यान रखने वाली बायोलॉजिकल प्रोसेस है ना। इसीलिए रिप्रोडक्शन, अब ज़ेरॉक्स मशीन देखोगे तो उसमें भी एक एक चीज़ से दूसरी चीज़ पैदा होती है सेम, लेकिन वो बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है क्योंकि ज़िंदा चीज़ से ताल्लुक़ नहीं रखती है, इसीलिए उसको रिप्रोडक्शन नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो अब आपके टाइटल क्लियर हो चुका है कि रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं, लोअर प्लांट किसको कहते हैं और हायर प्लांट किसको कहते हैं। तो चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं कि रिप्रोडक्शन का आखिर में कि मकसद क्या है। रिप्रोडक्शन का, हर चीज़ का एक मकसद होता है। तो इस चैप्टर का मकसद क्या है? चैप्टर का मकसद का मतलब ये कि रिप्रोडक्शन का मकसद क्या है, ये भी जानना ज़रूरी है आगे बढ़ने से पहले। कि कोई भी चीज़ जिंदा इंसानों या ज़िंदगी में बेमतलब नहीं होती है। हर बायोलॉजिकल प्रोसेस का एक मकसद होता है, उसी तरह से रिप्रोडक्शन का भी एक मकसद है। तो वो मकसद क्या है? वो मकसद है नस्ल को आगे बढ़ाना या स्पेसीज़ जिसको कहते हैं। अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो नस्ल ख़त्म हो जाएगी। इंसान अगर रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे तो कोई दूसरे इंसान नहीं आएंगे और जो इंसान की स्पेसीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी। तो स्पेसीज़ को आगे बढ़ाना या नस्ल को आगे बढ़ाना, यही रिप्रोडक्शन का मकसद है। अब रिप्रोडक्शन के कई तरीके होते हैं, लेकिन ये जो सारे तरीके हैं इनको बेसिकली दो कैटेगरीज़ में क्लासीफाई कर दिया है। एक तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
तो इन्हीं दोनों को देखना है डिटेल में। सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते किसको है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूज़न ऑफ मेल और फीमेल गैमेट नहीं होता है। ये मेन डिफरेंस है सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो है फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट का। अगर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होगा तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा, और अगर ये फ्यूज़न नहीं होगा तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक जो नया वर्ड आया है वो है गैमेट। गैमेट किसको कहते हैं? गैमेट कहते हैं रिप्रोडक्टिव सेल को, है ना, जिससे रिप्रोडक्शन होता है। वो सेल जिससे रिप्रोडक्शन होता है उसको गैमेट कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है स्पर्म है। जैसे मेल का जो गैमेट होता है उसको स्पर्म कहते हैं, और फीमेल का जो गैमेट होता है उसको ओवा या ओवम कहते हैं। तो इनके जो फ्यूज़न होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इससे नए बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनका फ्यूज़न नहीं होगा। फ्यूज़न यानी मिलने को कहते हैं, मिलाप को कहते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनका मिलाप ज़रूरी इनका मिलाप नहीं होता है। इस मिलाप के बगैर ही नए बच्चे पैदा होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट की नीड होती है। एक जानदार से दूसरा जानदार वजूद में आ जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो जानदार चाहिए होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही जानदार होता है, और उसी से नए जानदार वजूद में आते हैं। तो ये दो डिफरेंस मेन होते हैं कि एक तो फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स, और दूसरा पेरेंट एक है कि दो हैं। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गैमेट्स का फ्यूज़न नहीं होता है। गैमेट्स का फ्यूज़न होने से क्या होता है कि इंसानों में आप देखते हो कि जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक माँ की होती है और कुछ कैरेक्टरिस्टिक बाप की होती है। कुछ चीज़ें उनकी माँ से मिलती हैं और कुछ चीज़ें उनके बाप से मिलती है। क्यों? क्योंकि दोनों के गैमेट मिले होते हैं। तो जो बच्चे पैदा होते हैं वो बिल्कुल किसी से भी बिल्कुल ज़्यादा नहीं मिलते हैं, पूरे के पूरे नहीं मिलते हैं। थोड़ा सा फ़र्क होता है, क्योंकि थोड़ी सी खसूसियात उनकी माँ से मिलती हैं और कुछ खसूसियात उनके फादर से मिलती हैं। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक ही पेरेंट से दूसरा बच्चा जो है वो पैदा हो रहा है। तो जब एक ही पेरेंट से पैदा होगा तो सारी की सारी खसूसियात उसकी उस पेरेंट की उसमें बच्चे में आ जाएंगी, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल जो है एक ही जगह से हासिल हुआ है। तो जो पैदा होने वाला जानदार है वो जेनेटिकली यानी जीन्स के तौर पे और मॉर्फोलॉजिकली यानी देखने में अपने बिल्कुल पेरेंट के जैसा सेम होगा, है ना। ये ध्यान रखना है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बच्चा पैदा हो रहा है वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली यानी देखने में और जेनेटिक के तौर पे अपने पेरेंट के बिल्कुल सेम होगा। ये जानने के बाद अब देखते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई तरीके होते हैं, उनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं। उसमें सबसे पहले आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट कहते हैं टुकड़े को। तो फ्रेगमेंटेशन भी जाहिर सी बात है टुकड़े से जुड़ता है। इसमें क्या होता है कि अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स एंड डेवलप्स इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। यानी जो ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म होता है जिससे बच्चा बनना होता है वो टुकड़े में बढ़ जाता है, और जो नया टुकड़ा होता है उसका जो टुकड़ा होता है वो टुकड़ा भी एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। इसकी एग्जांपल है स्पायरोगायरा और प्लेनेरिया। इसको इमेज के हिसाब से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक पेरेंट प्लेनेरिया है ना। इसके 3 टुकड़े कर दिए हमने, सर का हिस्सा अलग कर दिया, बीच का हिस्सा अलग और दुम का हिस्सा अलग। ये सिर्फ समझाने के लिए है। और थोड़ी दिन बाद क्या होगा कि ये तीनों जो हिस्से किए गए हैं इनसे 3 प्लेनेरिया बन जाएंगे। तो एक ही पेरेंट्स से 3 बच्चे जो हैं वो हासिल हो गए, और जो इसके 3 टुकड़े हुए यानी 3 फ्रेगमेंट हुई, अलग अलग फ्रेगमेंट अलग अलग जानदार में डेवलप हो गई। इसीलिए इसको फ्रेगमेंट की वजह से फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है। दूसरा है बडिंग। बडिंग बड कहते हैं कली को। कली जिस तरह से फूटती है फिर वहाँ से एक फूल निकलता है, उसी तरह से ये कुछ जानदारों में ये क्या होता है कि एक कली या कोपल फूटती है उसी जानदार से, जो पेरेंट जो होता है उससे एक कली जैसा निकलता है, और वो जो कली जैसा निकलता है उससे एक पूरा नया जानदार बन जाता है। तो जो कली निकलती है वो निकलने के बाद वो जब अपने पेरेंट्स से अलग हो जाती है, और सेपरेट होने के बाद अलग होने के बाद एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाती है। इसकी एग्जांपल है यीस्ट। इसको भी इमेज के हिसाब से देख लेते हैं कि देखो ये यीस्ट है, मदर सेल। ये जो मेन ऑर्गेनिज्म था, जो मदर सेल है, ये मेन ऑर्गेनिज्म था। इससे क्या हुआ कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 कलियाँ या 3 कोपल या 3 बड इसमें से निकली। थोड़े दिन बाद क्या होगा कि ये तीनों जो कोपल है या कली है या बड है ये इससे अलग हो जाएंगे, और अलग होने के बाद
ये एक सेम अपने मदर सेल जैसा दूसरा ऑर्गेनिज्म बना देंगे। ये ईस्ट की एग्जांपल है, ठीक है। इसको कहते हैं बडिंग, क्योंकि इसमें बड बनती है, कली बनती है। तीसरा है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि एक सैक होती है, एक थैली होती है जिसको स्पोरेंजिया कहते हैं। उसमें बहुत सारे स्पोर होते हैं, और जब ये स्पोर मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो ये थैली फट जाती है। थैली की फटने से क्या होता है कि स्पोर्स जो हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं, निकल जाते हैं, और ये निकलने के बाद इधर उधर फैल जाते हैं, हवा के ज़रिए या किसी भी चीज़ के ज़रिए इधर उधर फैल जाते हैं। और जब इनको सूटेबल कंडीशन मिलती है तो वो नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल है फंगस और बैक्टीरिया। इसको भी इमेज के हिसाब से समझ लेते हैं। यहाँ पे एक फंगस की इमेज दी हुई है। इसमें आप देख सकते हो स्पोरेंजियम जो है, यानी जो डंडी के ऊपर आप देख रहे हो कि एक थैले जैसा है, उसमें स्पोर्स हैं। और आखिर में दूसरी उसी के साथ जो लगी हुई है, उसमें क्या हुआ है कि वो स्पोरेंजियम जो है, वो थैली जो है, सैक जो है, वो फट गई। उसके फटने से स्पोर एक्सपोज हो गए। अब ये जो स्पोर बाहर निकल गए हैं, ये हवा जब चलेगी या किसी और दूसरी वजह से, तो इसमें से अलग हो जाएंगे और इधर उधर पहुंच जाएंगे। और फिर जहाँ भी पहुँचेंगे वहाँ पे ये धीरे से पड़े रहते हैं। ये पड़े रहते हैं कब तक? जब तक इनको सूटेबल कंडीशन नहीं मिलती है। जब सूटेबल कंडीशन मिलेगी तो ये बिल्कुल अपने पेरेंट जैसा एक ऑर्गेनिज्म बना देंगे। तो ये तरीका है स्पोर्स के ज़रिए। इसको आप जैसे आसानी के साथ समझना है तो बीज के जैसा समझ लो कि किसी पेड़ में एक थैली है जिसमें उस पेड़ के बीज हैं, और फिर जब वो थैली फट जाएगी तो उसके बीज पेड़ के निकल के गिर जाएंगे, और फिर इधर उधर वो बीज ज़मीन में इधर उधर हो जाएंगे, और जब उसको बारिश वारिश होगी तो उस बीज से फिर वो नया पेड़ उगेगा। हालांकि ये चीज़ पेड़ में नहीं होती है, मैं खाली एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बीज की एक थैली है। स्पोर से जो है वो स्पोरेंजिया जो है वो बीज की एक थैली है। जब वो फटती है तो बीज निकल जाते हैं और फिर नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं। इसके अलावा और भी दूसरे तरीके हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जैसे बाइनरी फिशन हुआ, ये अमीबा और पैरामेशियम होता है। फिर कोनिडिया फॉर्मेशन है जो पेनिसिलियम में होता है। फिर गेम्यूल्स फॉर्मेशन है जो स्पॉन्जेस में होता है। तो ये सारे के सारे तरीके हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इतना ही। इसके आगे जो अगले लेक्चर में हम देखेंगे, एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ रह गई होगी, नहीं समझ में आ रही होगी या क्लियर नहीं होगी या और ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा, तो आप मैसेज करके बता देना। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।